हमारा थर्ड एंड फाइनल क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज। हमने इससे पहले नाउन क्लॉज पढ़ा, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा, और अब ये जो तीसरा क्लॉज है दैट इज एडवर्ब क्लॉज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या होता है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि किसी भी वर्ड को क्वालिफाई कर सकता है। वो वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, मतलब वो वर्ब की विशेषता बता सकता है, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, या फिर किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो मतलब एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन या फिर कहें एडजेक्टिव, इनको भी क्वालिफाई कर सकता है, मतलब इनकी विशेषता बता सकता है। तो अब इससे पहले जो हमने एंटीसीडेंट वाला जो पोर्शन पढ़ा था कि कंजंक्शन से पहले नाउन और प्रोनाउन हमें चेक करना है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें सर्टेन सेट्स ऑफ कंजंक्शन होते हैं, उन कंजंक्शन का यूज़ हमको करना है और क्वालिफाई करना है। किसको क्वालिफाई करना है, विशेषता किसकी बतानी है हमें, किसी वर्ब की विशेषता बतानी है, उसमें हुए यूज़ एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, या फिर उसमें जो एडवर्ब यूज़ हुआ है मेन क्लॉज में उसकी विशेषता हमें बतानी है। तो इसीलिए हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज को हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो मेन क्लॉज में यूज हुए वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इनको क्वालिफाई करता है। ठीक है, दैट मीन्स इनकी विशेषता बताता है और वो एक एडवर्ब की तरह एक्ट करता है एंड एक्ट एज एन एडवर्ब। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एक बार इसको और देखिए। एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज में आए वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एक एडवर्ब के तरीके से काम करता है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज को जब यूज़ किया जाता है जब दो सेंटेंस में, जैसे कि क्लॉज में दो सेंटेंस होते हैं, जब दो सेंटेंस में दिए गए स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होते हैं दोनों सेंटेंस में, जिनमें हमें टाइम का इंडिकेशन मिलता है, प्लेस का इंडिकेशन मिलता है। इन शॉर्ट कि हम इसमें प्लेस की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, कंपैरिजन किया जाता है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन बताया जाता है। इसका मतलब होता है विचारों में भिन्नता। तो यहाँ कुल मिला के इतनी पिक्चर हमारे सामने है कि एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको हम मेन क्लॉज में आए वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये एडवर्ब क्लॉज एक एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं कि दो स्टेटमेंट होंगे, दोनों स्टेटमेंट में जो सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, उनके बीच में टाइम की बात होती है, प्लेस की बात होती है, या फिर कोई कंडीशन दिखाई जाती है दोनों सेंटेंस के बीच में, और दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन किया जाता है, या फिर दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, विचारों में भिन्नता होती है। तो इन सेंटेंस के मीडियम से हमें इन टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, कॉन्ट्राडिक्शन का पता चलता है, उसमें हम एडवर्ब क्लॉज को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एडवर्ब क्लॉज के कौन से कंजंक्शन होते हैं जिसमें हम एडवर्ब क्लॉज को यूज़ करते हैं, और इसके सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम इन कंडीशंस की बात करेंगे, टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन। तो इनके कंजंक्शन अलग अलग होते हैं और उनका यूज़ हम कैसे करेंगे सेंटेंस मेकिंग में, एडवर्ब बनाकर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की। तो हमारे पास में ये कुछ कंजंक्शंस दिए हुए हैं जो कि हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में जानकारी देते हैं। मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ, मतलब जो एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होगा वो इन्हीं कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। तो ये सारे वो कंजंक्शन है जो कि हमें टाइम का इंडिकेशन देते हैं। तो इन कंजंक्शन का क्या मतलब होता है और इन कंजंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। पहले बात करते हैं व्हेन की। सेंटेंस देखिए, आई केम व्हेन यू वर
स्टडिंग। तो ये हमारा सेंटेंस है, मैं आया जब तुम स्टडी कर रहे थे। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया, और ये क्या हुआ, ये हमारा मेन क्लॉज है। ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हमें टाइम का इंडिकेशन दे रहा है, मैं आया जब तुम स्टडी कर रहे थे। दूसरा सेंटेंस देखिए, वाइल शी वॉज कुकिंग वाइल वॉचिंग टीवी। अब वाइल का यूज़ हम करते हैं कि जिस समय दो काम लगातार हो रहे हों, जैसे वॉचिंग टीवी और कुकिंग, ये दोनों काम वो कर रही थी। शी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, और खाना बनाते समय वो टीवी भी देख रही थी। तो वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम दो काम को एक साथ में कर रहे होते हैं। ठीक है, वो खाना बनाते समय टीवी देख रही थी, तो शी वॉज कुकिंग वाइल वॉचिंग टीवी। अंटिल की बात करें, सी अंटिल एक टाइम बाउंड कंडीशन होती है। इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, इसका सेंस ये होता है। अंटिल का जो स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम अंटिल का यूज़ करेंगे, और अंटिल के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में सेंटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अंटिल के साथ में कभी भी हमें नॉट का यूज़ नहीं करना होता। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। जैसे जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप पास नहीं होगे, जब तक कि आप आओगे नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक कि आप पढ़ाओगे नहीं तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो जब तक किसी काम को नहीं किया जाएगा तो ऐसा नहीं होता। अंटिल और टिल दोनों का सेंस एक ही होता है, आप चाहे टिल लगाइए या फिर आप अंटिल लगाइए, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो इसके कुछ सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं आप पास नहीं होगे, तो अंटिल हमने स्टार्टिंग में रख लिया, अंटिल यू स्टडी, यू स्टडी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में आना चाहिए, तो अंटिल के साथ में विल का यूज़ भी नहीं किया जा सकता। रिमेंबर दैट, अंटिल के साथ में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाना है। नो विल और नो नॉट, नॉट और विल का यूज़ नहीं किया जाएगा इसमें, क्योंकि अंटिल अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है और इसका सेंस ही निकलता है कि जब तक कि नहीं। तो हमें दूसरा वर्ड लगाने की जो नॉट का सेंस हमें देगा ज़रूरत नहीं है। तो अंटिल यू स्टडी, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, तो यू विल नॉट पास। दूसरे वाले सेंटेंस में हम लगा सकते हैं यू विल नॉट पास। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना, जब तक कि हार्ड वर्क नहीं करोगे आप तो सफल नहीं होगे। तो अंटिल यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। दूसरे वाले सेंटेंस में हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। विल नॉट की जगह पर हमने कर दिया कैन नॉट पास, जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप पास नहीं हो सकते, यू कैन नॉट पास। लेकिन पहला वाला सेंटेंस ये हमें याद रखना है। ठीक है, अंटिल, अंटिल के साथ में कोई भी नॉट वर्ड का यूज़ नहीं करना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाना है, और इसके साथ में हमें विल का यूज़ नहीं करना है, भले ही हमें विल का सेंस दे। तो अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, और टिल का मतलब भी सेम है। बात करते हैं आफ्टर की। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जैसे शी वोक अप आफ्टर सन राइज, वो उठी सूरज निकलने के बाद, तो शी वोक अप आफ्टर सनराइज। एक और एग्जांपल देखें, आई केम आफ्टर यू, तो आई केम आफ्टर यू, मैं आपके बाद में आया, तो यहाँ पर आई केम आफ्टर यू। तो ये आफ्टर हमें टाइम का इंडिकेशन दे रहा है। आगे देखिए, बिफोर, तो यू केम बिफोर मी, या फिर यू केम बिफोर द
फूड स्टार्ट, ठीक है। तो यू केम बिफोर द फूड स्टार्ट, आप खाना स्टार्ट होने के पहले आ गए थे। तो ऐसे हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद और बिफोर का मतलब होता है के पहले। चलिए अब आते हैं सिंस पर। सिंस का यूज़ हम करते हैं जब किसी काम को किए हुए समय हो गया, समय गुजर गया, गुजर गया। किसी भी काम को हमने किया या फिर शुरू किया, उस काम को किए हुए इतना समय हो गया तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, 5 घंटे हो गए उसे घर आए हुए। कैसे लिखेंगे इसको? 5 hours have passed since he came home, came home। 5 hours have passed since he came home। 5 घंटे हो गए उसे घर आए हुए। 2 साल हो गए मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरे किए हुए। 2 years have passed since I completed my graduation, ठीक है। ऐसे हम इसको बना लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें, 10 साल हो गए उसकी शादी हुए, तो 10 years have passed since he got married, he got married। हमें ये ध्यान रखना है कि since के बाद में हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। then, then का मतलब होता है फिर। he came, वो आया, फिर उसने पढ़ाई की। then he studied। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं उठा फिर मैंने ब्रश किया, तो I woke up, then I brushed। ऐसे हम इसको बना लेंगे। तो then का मतलब फिर के सेंस में समय के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। अब बात करते हैं as soon as। as soon as, as soon as का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। जैसे ही सर आए बच्चे चुप हो गए, तो as soon as, as soon as सर came, जैसे ही सर आए बच्चे चुप हो गए। चिल्ड्रन kept quiet, keep quiet का मतलब होता है चुप होना, तो kept quiet पास्ट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर as soon as सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, इसको हम बीच में भी रख सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को हमने रिवर्स कर दिया। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ही मैंने बोला उसने मुझे सुना, तो she listened to me as soon as I spoke, as soon as I spoke। ऐसे बना सकते हैं हम इसको। as soon as का मतलब होता है जैसे ही। नेक्स्ट देखिए whenever। whenever, whenever का मतलब होता है जब भी, जब भी। जब भी मैं स्कूल आता हूँ तो स्टडी करता हूँ। whenever I come school I study। इसका मतलब हुआ जब भी मैं स्कूल आता हूँ तो मैं स्टडी करता हूँ। इसको हम आगे पीछे भी रख सकते हैं, whenever को बीच में रख सकते हैं। I study whenever I come to school। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। whenever का मतलब होता है जब भी। चलिए उसके बाद में बात करते हैं हम as। as का मतलब होता है ज्यों ही, ज्यों ही, जैसे ही किसी काम को किया तो ऐसा हुआ। एग्जाम्पल देखिए, he fell down as she
पुश्ड हिम, वो नीचे गिर गया जैसे ही ज्यों ही उसने उसको धक्का दिया। तो ये थे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करते हैं। इसमें हमारे कुछ कंजंक्शंस हैं। यू कैन से वेयर, वेरेवर और वेंस। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेरेवर जहाँ भी, कहीं भी, वेंस जहाँ से, समथिंग लाइक दैट। इसके सेंटेंस हम देखते हैं कि कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। तो पहले बात करते हैं वेरेवर की। यू कैन प्लेस द बुक, तुम किताब को रख सकते हो जहां भी तुम चाहो। वेरेवर यू लाइक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें। तुम जहां भी चाहो वहां बैठ सकते हो, तो यू कैन सिट वेरेवर यू लाइक, वेरेवर यू लाइक। वेयर की बात करते हैं। वेयर का सेंस यहाँ पर जहाँ प्लेस के लिए। यू शुड कम वेयर आई लिव, तुम्हें आना चाहिए जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो यू शुड कम वेयर आई लिव। तो यहाँ पर जो वेयर है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम तीसरे कंजंक्शन की बात करते हैं, दैट इज वेंस। वेंस का मतलब होता है जहाँ से, जहाँ से। कई बार हम किसी को गुस्से में बोलते हैं चले जाओ जहाँ से भी आए हो, तो गो क्विकली वेंस यू केम, जहाँ से तुम आए थे वहीं चले जाओ। तो गो क्विकली वेंस यू केम। तो ये वेंस यू केम ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, और ये तो हमारा मेन वर्ब है ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी तीसरी है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस की। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस को जो बताने वाले हमारे कंजंक्शन है, दीज आर सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। ये चार कंजंक्शन है जो हमें किसी भी काम के होने के पर्पस के बारे में जानकारी देते हैं। दैट टेल द पर्पस ऑफ द वर्क, पर्पस ऑफ द वर्क। कोई भी काम हुआ तो उसका उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए हमें इन कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, और ये हमें बताते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सो दैट की। सो दैट इसका मतलब होता है ताकि। इसको हिंदी में हम इस तरीके से समझते हैं, ताकि, राइट, या फिर जिससे। दो सेंस हो सकते हैं इसके, ताकि या फिर जिससे। देखिए सो दैट के साथ में हमेशा मे की पेयरिंग होती है। मॉडल हमारा मे यूज होगा, सो दैट का सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, अपना फ़ोन नंबर मुझे दीजिए ताकि मैं आपको कॉल लगा पाऊँ। गिव मी योर फ़ोन नंबर, गिव मी योर फ़ोन नंबर सो दैट, सो दैट को साथ ही लिखना है आई। अब यहाँ पर मैं आपको कॉल लगा सकूँ, मैं आपको कॉल लगा पाऊँ। देखो लगा सकूँ, लगा पाऊँ, इसके लिए जनरली अगर हम देखें तो कुड का यूज़ होना चाहिए, लेकिन कुड का यूज़ सो दैट के साथ में नहीं होता। सो दैट के साथ में हमें मे का यूज़ करना होता है। सो दैट आई मे कॉल यू, कॉल यू। तो ये सेंटेंस मेकिंग होगी। गिव मी योर फ़ोन नंबर सो दैट आई मे कॉल यू। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दीजिए ताकि मैं आपको कॉल लगा पाऊँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सो दैट को एक साथ ही लिखना है। कई बार हमें सो दैट ऐसे भी देखने को मिलता है, सो दैट। इसको आगे देखेंगे हम, ये अलग है। सो का यूज़ अलग होता है, दैट का यूज़ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर हम सो दैट का यूज़ एक साथ में कर रहे हैं। इसलिए सो दैट का मतलब होता है ताकि। ये एक पर्पस या फिर उद्देश्य की बात करता है।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, यू मे सक्सीड। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड, मेहनत करो ताकि तुम सफल हो पाओ। तो ये ऐसे हम सो दैट का यूज़ करते हैं। इन ऑर्डर दैट सेम है, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, इन ऑर्डर का यूज़ करके देखते हैं। वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट यू मे सक्सीड। इन ऑर्डर दैट की जगह पर इन ऑर्डर टू का भी हम यूज करते हैं, लाइक वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सक्सीड। इन्फिनेटिव वाला यूज हो रहा है, टू के बाद में वर्क का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। पास होने के लिए स्टडी करो, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टडी इन ऑर्डर टू या फिर इन ऑर्डर दैट पास। स्टडी इन ऑर्डर टू पास, इन ऑर्डर दैट ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन इन ऑर्डर टू ज़्यादा कॉमन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो अब बचा हमारा लेस्ट, चलिए इसको भी देखते हैं। टॉक अबाउट लेस्ट। देखिए लेस्ट के साथ में शुड का पेयर होता है। अभी ऊपर हमने देखा कि सो दैट के साथ में हम मे को पेयर करते हैं, मॉडल को, और लेस्ट के साथ में हम शुड को पेयर करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ये सेंस होता है इसका, कहीं ऐसा ना हो। पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, तो स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। लेस्ट यू शुड फेल, ऐसे इसका यूज़ करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर पड़ो, तो वॉक प्रॉपरली, वॉक properly lest you should fall down। तो ऐसे हम लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट का यूज होता है कहीं ऐसा ना हो के लिए। तो ये था हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के बारे में। तो एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी नंबर 4 है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताने वाले जो हमारे कंजंक्शन होते हैं, these are because, as, since और considering that, इन सब का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए करते हैं। सिंपल इसके एग्जाम्पल देखें। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, पहले इसी की बात करते हैं। बिकॉज क्योंकि का सेंस हमें देता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, he cannot come today, come, वो आज नहीं आ सकता क्योंकि वो आज बीमार है, he is sick today, right? तो ये हमें रीज़न बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, he has studied because he wants to pass, उसने स्टडी की है क्योंकि उसे पास होना है, क्योंकि वो पास होना चाहता है। तो यहाँ पर बिकॉज उद्देश्य बता रहा है। अच्छा, अब हम चाहें तो बिकॉज की जगह पर एज का यूज़ भी हम कर सकते हैं। एज लगाइए या फिर बिकॉज लगाइए, बोथ आर द सेम थिंग। ही हैज़ स्टडीड एज ही वॉन्ट्स टू पास। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट कम टुडे, बिकॉज की जगह पर एज लगा दीजिए। ही कैन नॉट कम टुडे एज ही इज सिक।
तो हम बिकॉज की जगह पर एज का यूज़ भी कर सकते हैं। सिंस का यूज़ देखिए, सिंस का जो यहाँ सेंस निकलेगा दैट इज़ चूँकि, चूँकि हिंदी में, या फिर क्योंकि, क्योंकि इसके दो सेंस निकल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को ही हम ले लेते हैं, ही कैन नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज़ सिक। अब इसको हम स्टार्टिंग में रख लेते हैं, जो हमारा कंजंक्शन वाला पोर्शन है इसको स्टार्टिंग में रखेंगे। सिंस ही इज़ टुडे ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट कम। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब हमारा कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ जाता है तो जो दूसरा सेंटेंस है उसको सेपरेट करने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क, कमा का यूज़ करना होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसी वाले एग्जाम्पल को हम लेते हैं, ही हैज़ स्टडीड, बिकॉज और एज की जगह सिंस लगा दीजिए, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा सिंस में। तो हम सिंस को स्टार्टिंग में ही रख लेते हैं, क्योंकि उसे पास होना है इसीलिए उसने पढ़ाई की है। तो सिंस ही वॉन्ट्स टू पास he has studied। ऐसे इसको हम बना सकते हैं। तो बिकॉज, सिंस और एज को हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं रीजन बताने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन पर, कंसीडरिंग दैट। इसका मतलब होता है ऐसा विचार करके, इसकी वजह से, इसके कारण से, ये इसके सेंस होते हैं। सेंटेंस देखिए इसका, कंसीडरिंग दैट को सेंटेंस के आगे पीछे कहीं भी हम रख सकते हैं। कंसीडरिंग दैट ही इज पुअर आई गेव हिम मनी, मैंने उसको पैसे दिए ये देखकर, ये विचार करके कि वो गरीब था। ठीक है, अगर हम चाहें तो पहले वाले सेंटेंस को बाद में और बाद वाले सेंटेंस को पहले भी रख सकते हैं, जैसे कि आई गेव हिम मनी कंसिडरिंग दैट ही इज पुअर। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, ही हेल्प्ड हर, नीचे लिखते हैं इसको, कंसिडरिंग दैट शी इज हिज फ्रेंड। ठीक है, इस एग्जाम्पल का मतलब समझिए, ही हेल्ड हर, उसने उसकी मदद की ये विचार करके क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। तो उसका ये सेंस हो गया। तो हम इन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं रीज़न बताने के लिए, और इन कंजंक्शन का यूज़ एडवर्ब क्लॉज में रीज़न बताने के लिए इसलिए किया जाता है कि इसमें किसी काम के होने का रीज़न हमें पता पड़ पाए। इसको डिफाइन करेंगे तो टेल्स द रीज़न ऑफ वर्क हैपनिंग। ठीक है, किसी भी काम को जब किया जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो इन रीज़न को बताने के लिए हम इन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो हम आ गए हैं एडवर्ब क्लॉज की कैटेगरी 5 पर, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में, किसी काम के परिणाम के बारे में हमें बताता है। टेल्स अबाउट द रिजल्ट, या फिर कहें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्क। कोई भी काम हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, उसके परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में हमें बताते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यहाँ दो कंजंक्शन हमारे पास में गिवन है, सो दैट और सच दैट। किसी भी काम के होने के रिजल्ट के बारे में बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सो दैट और सच दैट, इन दोनों का यूज़ लगभग सेम है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो सो है, सो का यूज़ हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ठीक है, और सच का यूज़ हम किसी नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, तो किसी नाउन के पहले सच का यूज़ होगा और किसी एडजेक्टिव के पहले सो का यूज़ होगा, ये याद रखना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। ही
is so rich that he can buy a car. buy a car. दूसरा सेंटेंस देखिए, he is such a man that everybody likes him. everybody likes him. दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, जैसा ये रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले सो का यूज़ हुआ है, वही हमने यहाँ पर देखा था। और सच का यूज़ किसके पहले हुआ है, नाउन के पहले। दोनों का सेंस लगभग सेम है। पहले वाले सेंटेंस का मतलब है ही इज़ सो रिच, वो इतना अमीर है कि एक कार खरीद सकता है। दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है कि वो ऐसा आदमी है जिसे सब पसंद करते हैं। तो ये इसका बेसिक सा सेंस है, ये हमें रिजल्ट के बारे में बताता है। अब यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट का सेंस क्या है, देखिए ये जो हमारा पहला वाला हाफ है ना, पहला वाला हाफ है, ये जो फर्स्ट वाला हाफ है ना, ये बताएगा रीज़न, और इस रीज़न की वजह से जो सेकंड वाला हाफ है उसमें शो होगा रिजल्ट। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, ही इज़ सो रिच, ये क्या है कि वो बहुत अमीर है, ये रीज़न है उसका कि वो बहुत अमीर है। अब अमीर होने की वजह से वो क्या कर सकता है, एक रिज़ल्ट ड्रॉ किया कि उसने कार खरीद सकता है, वो ये रिज़ल्ट हो गया। तो वो अमीर है, ये क्या है, रीज़न है, अमीर होने की वजह से ये रीज़न हो गया, वो एक कार खरीद सकता है, तो ये उसका रिज़ल्ट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, ये हमें रीज़न बताएगा, ये हमें रिजल्ट बताएगा। देखिए, ही इज़ सच अ मैन, ही इज़ सच अ मैन, वो ऐसा आदमी है, ये रीज़न हो गया, मतलब इन्फ्लुएंसिंग आदमी है, वो बहुत ही प्रभावशाली आदमी है, वो ऐसा आदमी है, ये रीज़न हो गया कि इसकी वजह से क्या होता है, रिज़ल्ट क्या है इसका, वो ऐसा आदमी है। अब कैसा आदमी है, उसका रिज़ल्ट ये है कि सब कोई उसे पसंद करता है, हर कोई उसे पसंद करता है। तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट की जहां हम बात करते हैं, ये हमें किसी भी काम के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पर परिणाम को बताने के लिए हमारे दो पेयर्स ऑफ कंजंक्शन यूज़ होते हैं, सो दैट और सच दैट। दोनों में डिफरेंस, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ही सेम है, लेकिन सो दैट का यूज़ हम करते हैं जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सो का यूज़ हम करेंगे एडजेक्टिव के पहले, सच का यूज़ हम करेंगे नाउन के पहले। तो आप सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, उसमें नाउन की बात हो रही है तो आप सच दैट का यूज़ कीजिए, और उसमें अगर एडजेक्टिव की बात हो रही है तो आप सो दैट का यूज़ कीजिए। और जो पहला हाफ होता है सेंटेंस का, जिसमें जैसे हमने इनको देखा, तो ये हमें बताते हैं रीज़न, इस रीज़न की वजह से वो ये कर सकता है, इसका रिजल्ट ये हो सकता है, कोई कारण है, उस कारण की वजह से ये परिणाम निकल सकते हैं। तो ये दूसरा सेंटेंस हमें परिणाम मतलब रिजल्ट के बारे में जानकारी देगा, जबकि पहला सेंटेंस हमें उस परिणाम का जो कारण है उसके बारे में जानकारी देगा, जैसा आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा। तो ये था हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंडीशन की। तो नाउ टॉक अबाउट द कैटेगरी नंबर 6 ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की कैटेगरी नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। ये हमें किसी भी काम के होने की कंडीशन के बारे में बताता है। टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ वर्क, कंडीशन ऑफ अ वर्क, ये किसी भी काम की होने की कंडीशन के बारे में हमें बताता है। और इसको बताने में हमारी हेल्प करते हैं ये सारे कंजंक्शन, इफ़, अनलेस, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट। इनका यूज़ हम करते हैं जब हम किसी काम के होने की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक के बाद एक करके इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट इफ़। तो इफ़ का मतलब होता है यदि या फिर अगर, ये सेंस होता है इसका। अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। इफ़
he works hard, he will pass, he will pass। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस है, यदि वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ के साथ में हमें विल का यूज़ नहीं करना है। ये लगेगा सेंटेंस सुनने में, जैसे कि पहला सेंटेंस जो हम देख सकते हैं, ये हमें सुनने में लग रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर में, दूसरा वाला सेंटेंस तो फ्यूचर में है ही, यदि वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ये दोनों सेंटेंस ही हमारे फ्यूचर में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम कंजंक्शन इफ़ का यूज़ करते हैं कंडीशन के बारे में बताने के लिए, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, मतलब एक स्टेप बैक बनाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम एक स्टेप पीछे लेकर आए तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इफ़ के साथ में विल का यूज़ नहीं करना है। तो लगेगा हमें ये दोनों सेंटेंस हमारे फ्यूचर में ही बनेंगे, लेकिन पहले वाले सेंटेंस को, इफ़ के सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, इफ़ के साथ में हमें विल का यूज़ नहीं करना। तो सेंटेंस को रीड करें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं मार्केट जाऊँगा। इफ़ यू गिव मनी I will go to market, I will go to market। तो ये कंडीशन है, मैं मार्केट तभी जाऊंगा जब तुम मुझे पैसे दोगे। तो मेरा मार्केट जाना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि आपके पैसे देने के ऊपर। ये शर्त है, राइट। तो इफ़ के जो सेंटेंस होते हैं वो शर्त वाले सेंटेंस होते हैं, जिसमें हम कंडीशन पुट करते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो उसके पास होने के लिए क्या कंडीशन है, कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इफ़ का यूज़ ऐसे करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं अनलेस को। अनलेस की जहाँ तक हम बात करें तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो अनलेस के साथ में पहले तो हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे हमने इफ़ का सेंटेंस बनाया है उसी को हम अनलेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि इफ़ में हमने दोनों सेंटेंस पॉजिटिव बनाए, लेकिन अगर हम इसमें इफ़ की जगह पर अनलेस का यूज़ कर लें तो क्या होगा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल, जो दोनों एग्जाम्पल हैं, इसी को हम रिपीट कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल था, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, यदि वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। अब हमने इफ़ की जगह पर क्या रख दिया, अनलेस। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, ही विल नॉट। अब विल के साथ में तो हमें नॉट ही लगाना पड़ेगा, ही विल नॉट पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, यदि वो मेहनत नहीं करेगा तो वो पास नहीं होगा। तो वो पास नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, यदि वो मेहनत नहीं करेगा। तो इफ़ की जगह पर केवल हमने अनलेस को रख दिया है, दैट्स इट। दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखिए ऊपर, इफ़ यू गिव मनी आई विल गो टू मार्केट, यदि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं मार्केट जाऊंगा। इसी को हमने उलट कर दिया, अपोजिट कर दिया, नेगेटिव बना दिया। तो हमें क्या करना है, हमें नॉट नहीं लगाना है, केवल इफ़ की जगह पर दूसरा कंजंक्शन लगा देना है जो कि एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, जैसे कि अनलेस। तो अनलेस यू गिव मनी, unless you give money I will not go to market, I will not go to market। यदि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। तो ये सेंस हो गया। तो इफ़ और अनलेस का सेंस सेम है। इफ़ का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए, और अनलेस का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सपोजिंग की। सपोजिंग इसका मतलब होता है मान लो, कंडीशन रख दें। सपोजिंग यू पास what will you do। तुम पास हो गए यदि, तो क्या करोगे। तो सपोजिंग यू पास व्हाट विल यू डू, यदि तुम पास हो गए तो तुम क्या करोगे। सपोजिंग, इसी का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोजिंग ही फेल्स, जो पहले हम अनलेस और इफ रख रहे थे उसकी जगह पर हमने सपोजिंग रख दिया। तो व्हाट विल ही डू, अगर वो फेल हो गया तो वो क्या करेगा। सपोजिंग ही फेल्स व्हाट विल ही डू। तो सेम वही कंसेप्ट है, हमने सपोजिंग का यूज़ कर लिया।
कंडीशन बताने के लिए। आगे देखते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडेड दैट, दोनों का सेंस सेम है। इसका मतलब होता है बशर्ते। जैसे मतलब क्या है, तुम पास ज़रूर होगे लेकिन कंडीशन क्या है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम पास हो जाओगे, तुम सफल होगे बशर्ते तुम मेहनत करो। तो यू विल पास, लगा दीजिए, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। आप चाहो तो प्रोवाइडेड के बाद में दैट भी लगा सकते हैं। यू विल पास प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, और दूसरा यू विल पास प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। तो इसका मतलब होता है बशर्ते। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम मेरी मदद करो। मतलब मैं तुम्हारी मदद करूं उसके लिए तुम्हें पहले मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प मी। तो ये हो गए हमारे सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कैटेगरी नंबर 7। इसका यूज़ हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन बताने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए। मतलब जब दो सेंटेंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो, मतभेद हो, विचारों में भिन्नता हो, विपरीत मतलब एक सेंटेंस कुछ कह रहा है और दूसरा सेंटेंस उसे एग्री नहीं कर रहा है, मतलब विरोध हो इसमें, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे कुछ कंजंक्शन हैं जो हमें कंट्राडिक्शन को बताने में हेल्प करते हैं, जैसे कि दो, ऑल्दो, दोनों का मतलब सेम होता है, हाउएवर, वेदर और नॉट, नो मैटर, इवन इफ। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड लेट्स चेक देम आउट। तो पहले बात करते हैं दो और ऑल्दो की। दो और ऑल्दो, राइट। इनके साथ में एक जो वर्ड यूज होता है दैट इज येट का यूज हमें इनको पेयर करने के लिए करना है। इनका मतलब होता है हालांकि। जैसे हालांकि वो भूखा है लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खाएगा, ऑल्दो ही इज हंग्री। अब इसके बाद में येट का यूज करना है। येट का मतलब लेकिन फिर भी, येट ही विल नॉट टेक फूड, he will not take food। ओके, तो यहां देखिए although he is hungry, हालांकि वो भूखा है, yet he will not take food, फिर भी वो खाना नहीं खाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है विचारों में, एक बात दूसरी बात को एग्री नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। पहले वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो although he is hungry, वो भूखा है तो मतलब उसे खाना खाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, एक बात दूसरी बात से एग्री नहीं कर रही है। दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऑल्दो है वहाँ पर हम दो का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ऑल्दो ही स्टडी हार्ड, although he studies hard, yet he does not pass। सेंटेंस का मतलब क्या है, although he studies hard, हालांकि वो बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, हालांकि वो बहुत स्टडी करता है, तो अब वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता है तो लॉजिक ये बोलता है कि उसे पास हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पास नहीं होता। तो यहाँ पर विचारों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है, राइट। तो दो ऑल्दो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउएवर की। हाउएवर ही इनवाइटेड मी येट आई डिड नॉट गो। हालांकि उसने मुझे बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया, इसका ये सेंस है। अब बात करते हैं वेदर और नॉट।
इसका मतलब होता है चाहे। चाहे आप किसी काम को करो या फिर ना करो, लेकिन मैं उस काम को करूँगा। चाहे आप पढ़ो या फिर ना पढ़ो, लेकिन मैं पढ़ूँगा। तो वेदर यू स्टडी और नॉट, आई विल स्टडी। आई विल स्टडी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम आओ या ना हो, लेकिन मैं आऊँगा। वेदर यू कम और नॉट, आई विल कम। तो ये सेंस है इसका वेदर और नॉट का। चाहे तुम इस काम को करो या फिर ना करो, चाहे मैं पढ़ूं या फिर ना पढ़ूं, लेकिन मैं पास हो जाऊंगा। वेदर आई स्टडी और नॉट, आई विल पास। ये सेंस है इसका। अब बात कर लेते हैं नो मैटर। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल देखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पढ़ाई की या फिर नहीं की, लेकिन मैं फिर भी पास हो जाऊंगा। नो मैटर आई स्टडीड आई विल पास। आई विल कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन मैं तो पार्टी सेलिब्रेट करूंगा। नो मैटर यू इनवाइट मी, आई विल सेलिब्रेट द पार्टी। सेलिब्रेट द पार्टी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कंजंक्शन की, दैट इज इवन इफ। इवन इफ, इवन इफ इसका सेंस होता है ये होकर के भी, वो एक एवरेज स्टूडेंट होकर के भी अच्छे नंबर लाता है। इवन इफ ही इज एवरेज स्टूडेंट, ही गेट्स गुड मार्क। गेट्स गुड मार्क्स। हालांकि तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर शक करते हो। इवन इफ यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू डाउट ऑन मी। ओके, तो ये थे हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रैक्शन, जो हमें विचारों के बीच में मतभेद या फिर भिन्नता होने की जानकारी दे रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी के बारे में, विच इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। सो लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी नंबर 8, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दैट टेल्स अबाउट कंपैरिजन ऑफ वर्क। कंपैरिजन ऑफ वर्क, किसी भी काम में अंतर या फिर जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन से बात करते हैं। और इसको बताने के लिए हमारे पास में ये दो कंजंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज हैज एंड सेकंड इज देन। देन को हम कंपैरेटिव डिग्री में स्टडी कर चुके हैं, राइट? तो वही कंसेप्ट है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं। राम इज टॉलर देन राज। तो देन का यूज़ हुआ कंपेयर करने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, शुभी इज मोर टैलेंटेड देन शीतल, राइट? तो यहाँ पर देन का यूज़ हम कर रहे हैं एक कंपैरिजन शो कराने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एज की। तो एज का सेंस होता है जैसा या फिर जैसे
ये हमें किसी भी काम के होने का मैनर बताता है, तरीका। वो ऐसे चलता है मानो कि वो लंगड़ा हो। He walks as he is lame. He is lame. Lame का मतलब होता है लंगड़ा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहते हो। I will do as you say so. मतलब मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहते हो, तो I will do as you say so. तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। He walks, as के साथ में हम as if भी लगा सकते हैं, राइट? as if सेम मतलब होता है। He walks as if he is a king. वो ऐसे चलता है जैसे कि वो कहीं का राजा हो। तो ये एस का यूज़ है जो हमें मैनर के बारे में जानकारी देता है, किसी भी काम के होने के तरीके के बारे में। तो ये थे एडवर्ब क्लॉज। तो इस टॉपिक में हमने स्टडी की टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने 3 सेंटेंस के बारे में स्टडी की। पहला था सिंपल सेंटेंस, दूसरा था कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हम उनको कंजंक्शन से जोड़ते हैं, और तीसरा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें हमने बात की नाउन क्लॉज के बारे में, एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में और एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक, जिसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा, एक तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस और दूसरा क्लॉजेस। सो होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली वॉच कीजिए तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली बना पाओगे। I wish you all the very best and have a happy learning to all of you. Thank you very much for watching it. Bye bye.